हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चावाड़ी आप सब और क्या हाल चाल हैं आपके। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कल क्लास नहीं था, थी था। नीचे तुम्हार अकाउंट ऑफ कंपनीज खत्म और नफरा भी खत्म कर दिया था कल। सही बात। आइए जी आइए, दौड़ दौड़ के आ जाइए, सारे बच्चे आ जाइए। मैं भैया मोजे में, बच्चे कह रहे हैं हम जूते में। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कोई मोजे में, कोई जूते में, कोई कपड़े लत्तों में। टेंशन ही नहीं होनी चाहिए लाइफ में। ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं। चलो जी, आज पढ़ेंगे समाज सेवा वाला सेक्शन, CSR। गिरते पड़ते लुढ़कते पुढ़कते बच्चे पहुंच ही रहे, ये भी ठीक। चलिए भैया, CSR की कहानी शुरू करते हैं। बड़ा चैप्टर नहीं, बड़ा सेक्शन है, लेक्चर ही खा जाएगा पूरा। क्या बात कर रहे हो, आज का लेक्चर CSR के नाम। CSR खत्म होते ही अकाउंट ऑफ कंपनी को टाटा बाय बाय, टेक केयर, सी यू। ठीक है ना। चलिए जी, शुरू करते हैं। फिर देरी की क्या बात है जब CSR हमारे साथ है। CSR को देख के कभी भी डाउट हो तो मेरे को देख लेना। जो मैं ये काम कर रहा हूं रोज 7:30 बजे, CSR ही तो है और क्या है। समाज सेवा, समाज सेवा के प्रति जीवन समर्पित, ये भी ठीक है। आइए भैया, कोई दिक्कत नहीं। मेरी कलम कहाँ चली गई? मेरी कलम कौन ले गया? कौन ले गया मेरी कलम? मिल गई मेरी कलम। चलो जी, शुरू करते हैं CSR। आओ भैया, सबसे पहले CSR कौन सी कंपनी के लिए मैंडेटरी है, यह सबसे पहले एक बात करते हैं कि CSR में आएगा क्या। समझते हैं बच्चे ध्यान से, ठीक है। कहता है भाई, उस हर एक कंपनी को CSR कमेटी बनानी पड़ेगी, CSR की तरफ खर्च करना पड़ेगा पैसा। ठीक है, कौन सी कंपनी को? सर फिर से बोलो, बता रहा हूं बेटे, टेंशन मत लो। जिसकी नेटवर्थ है 500 करोड़। भावनाओं में मत बह जाना, क्योंकि यहां लिस्टेड कंपनी नहीं है। जैसे अपन पढ़ते हैं ना लिस्टेड कंपनी, यहां लिस्टेड से शुरू नहीं हो रही है कहानी। एवरी कंपनी है, प्राइवेट भी हो सकती है। नेटवर्थ 500 करोड़, टर्नओवर 1000 करोड़, नेट प्रॉफिट 5 करोड़। बड़ी सिंपल सी कहानी है जी। ये आ गया प्रॉफिट, ये आ गया आपका, क्या हो गया तुझे, प्रॉफिट PP। अरे भैया, कितना प्रॉफिट आएगा? इतना तो प्रॉफिट ही नहीं कहीं से कहीं तक। प्रॉफिट कितना भैया? 5 करोड़ का प्रॉफिट, नेटवर्थ 500 करोड़, टर्नओवर 1000 करोड़। तीनों कंडीशन पूरी जरूरी है या तीनों में से कोई एक? तीनों में से कोई भी एक कंडीशन होगी तो चलेगा, ठीक है ना। नेटवर्थ आपकी 500, टर्नओवर आपका 1000, नेट प्रॉफिट आपका 5 करोड़। तीनों में से कोई भी कंडीशन पूरी करो तो चलेगा। एक बात ध्यान रखिए, अगर तीनों में से कोई भी कंडीशन पूरी होती है तो CSR कमेटी बनानी पड़ेगी। गुड इवनिंग बच्चावाड़ी, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। CSR कमेटी बनानी पड़ेगी, ठीक है। CSR कमेटी करेगी क्या सर? मैं हमेशा कहता हूं CSR को समझना हो ना आपको, CSR को 4 पार्ट में बांट दो, CSR अपने आप समझ में आ जाएगा। सेक्शन 135 के 4 स्तंभ हैं। एक है CSR कमेटी, एक है CSR पॉलिसी, एक है CSR एक्सपेंडिचर और एक है CSR रिपोर्ट। आसान शब्दों में अगर मैं आपको बोलूं, इन वेरी सिंपल टर्म्स, CSR कमेटी CSR पॉलिसी बनाएगी।
ठीक है। सीएसआर पॉलिसी के हिसाब से सीएसआर एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है। और सीएसआर एक्सपेंडिचर करने के बाद कंपनी बनाएगी सीएसआर रिपोर्ट एनुअल बेसिस पे। ये 4 पिलर है। सीएसआर कमेटी क्या करेगी भैया? सीएसआर कमेटी करेगी, सीएसआर पॉलिसी बनाएगी, ठीक है। सीएसआर पॉलिसी आपने बना ली, सीएसआर पॉलिसी के हिसाब से सीएसआर एक्सपेंडिचर होगा और जो एक्सपेंडिचर आप करेंगे उसके हिसाब से सीएसआर रिपोर्ट बनेगी। अब एक एक करके सब पे बात करते हैं। पहले सीएसआर कमेटी पे बात करते हैं, फिर सीएसआर पॉलिसी पे बात करेंगे, फिर सीएसआर एक्सपेंडिचर पे बात करेंगे, ठीक है, और फिर सीएसआर रिपोर्ट पे बात करेंगे, ठीक है। आज आपका बर्थडे है, बेस्ट विशेष। अरे भैया भर भर के आशीर्वाद है, खूब तरक्की करो जीवन में, अगले जन्मदिन तक फाइनल के मजे ले रहे हो। भर भर के आशीर्वाद, भर भर के आशीर्वाद है। जाओ बच्चा वाले, खुश रहो, खूब तरक्की करो। चलिए, बच्चों का प्यार है, जन्मदिन के दिन भी चले ही आते हैं। कह रहे हैं दुआएं हैं, मिल जाए तो क्या दिक्कत है, बहुत जरूरी है मेरे के लिए। समझ गए। सबसे पहले बात करते हैं सीएसआर कमेटी की, ठीक है बच्चों। अब पूरा फोकस रहेगा सीएसआर कमेटी पे, ध्यान से देखना। अब सीएसआर कमेटी कौन सी कंपनी में जरूरी लगा? सीएसआर कमेटी जरूरी है नेटवर्थ 500, टर्नओवर 1000, नेट प्रॉफिट 5, 500, 1000, ठीक है ना, ठीक है। सीएसआर कमेटी में कौन कौन से लोग होंगे? पब्लिक कंपनी में 3 डायरेक्टर, जिसमें से एक इंडिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। प्राइवेट कंपनी में 2 ही डायरेक्टर होंगे, सिर्फ 2 सीएसआर कमेटी में, ठीक है। चलिए आराम से देखना, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं जरा सीएसआर पॉलिसी और सीएसआर एक्सपेंडिचर में। सर सीएसआर पॉलिसी जो बनाएंगे उसमें होगा क्या? उसमें कंपनी बोलेगी कि सीएसआर एक्टिविटीज कौन सी होंगी, ठीक है सर। लिखोगे ना कि हम ये करेंगे, गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोलेंगे, ब्लड डोनेशन कैंप लगाएंगे, जो भी आपका काम होगा वो सीएसआर पॉलिसी के अंदर आप बताओगे सीएसआर एक्टिविटीज क्या है, ठीक है। सर वैसे सीएसआर एक्टिविटीज में क्या क्या आ सकता है आप बताइए, बता दो। अगर आप सीएसआर के डेफिनेशन पढ़ेंगे ना, ये डेफिनेशन है सीएसआर की। कहता है सीएसआर में कोई भी काम जो कंपनी करेगी, एनी एक्टिविटीज, ठीक है ना, विच डज नॉट इंक्लूड, क्या क्या नहीं आएगा, सीएसआर के डेफिनेशन में लिखा है। सबसे पहले कोई भी काम जो आप नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में करते हैं। अगर फर्न्स एंड पेटल फूल पौधे का काम करता है तो भैया वो एनवायरनमेंट नहीं बचा रहा है, नोट कमा रहा है। अगर कोई भी यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन ले रही है तो वो नोट कमा रही है, वो फ्री में सेवा नहीं दे रही बच्चों को। अगर मेदांता हॉस्पिटल में मरीज का इलाज हो रहा है तो फ्री में नहीं हो रहा है, पैसे ले रहे हैं वो। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस पे ना मेदांता अस्पताल आपका सीएसआर का काम कर रहा है, ना कोई यूनिवर्सिटी सीएसआर का काम कर रही है, ना कोई पेड़ पौधे वाली कंपनी सीएसआर का काम कर रही है। लेकिन मेडिकल कंपनी, फार्मा कंपनी अगर कोविड-19 के ड्रग, डिवाइस या वैक्सीन, डिवाइस मतलब आपकी भाई तरह तरह के ऑक्सीजन, स्टेबलाइजर, ये पता नहीं क्या क्या जो आए थे, दवाइयां या वैक्सीन बनाती है। ध्यान रखिए, कोई भी फार्मा कंपनी R&D में पैसा खर्च करती है, वैक्सीन, ड्रग, मेडिकल डिवाइसेस में, तो 3 फाइनेंशियल ईयर, ज्यादा नहीं 3, वो भी खत्म हो गए अब तो होने वाले कुछ दिन में। 3 फाइनेंशियल ईयर के लिए जितना भी पैसा वो R&D में खर्च करेंगे उसे सीएसआर में काउंट करेंगे। अगर सिप्ला, कैडिला, ठीक है, रेनबेक्सी दवाइयों के कोविड-19, स्पेसिफिकली कोविड-19 के ड्रग वैक्सीन के लिए काम करती है, तो कोविड-19 की वैक्सीन बने या ना बने, लेकिन R&D में जो भी पैसा खर्च किया है वो सीएसआर में काउंट होगा। अदरवाइज नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का पैसा सीएसआर में नहीं आएगा, पहली बात। दूसरी बात, कोई भी पैसा जो इंडिया से बाहर खर्च करेंगे वो सीएसआर में नहीं आएगा। इंडिया में पैसा खर्च करना जरूरी है, इसका भी एक्सेप्शन है।
अगर जिंदल स्टील नीरज चोपड़ा की ट्रेनिंग ऑस्ट्रेलिया में कराता है और उस पर 4 करोड़ रुपए खर्च करता है तो वो CSR में आएगा। किसी भी स्पोर्ट्स पर्सोनल की ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स जो है तो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है नेशनल लेवल पे या कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, बोले अब डिस्ट्रिक्ट कबड्डी चैंपियन को भेज दिया ऑस्ट्रेलिया, भैया ऐसा है कम से कम वो स्पोर्ट्स पर्सनल जिसकी ट्रेनिंग इंडिया से बाहर हो रही है वो या तो स्टेट या यूटी को रिप्रेजेंट करेगा नेशनल लेवल पे या कंट्री को रिप्रेजेंट करेगा इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है ना। साथ में कोई भी पैसा जो पॉलिटिकल पार्टी को आप दे रहे हैं वो CSR नहीं हो सकता। शुक्र है इसको अलग कर दिया, वरना हर पॉलिटिकल पार्टी खुद ही ले रही होती बैठ के पैसा, बोले अरे आधा दे दे CSR पे तो आएगा ही, तो ये जो CSR खर्च करना ही है, दे दे पैसा दे दे। सिर्फ एम्प्लॉय का भला हो रहा है। बिरला के फैक्ट्री में अस्पताल बना है, एम्प्लॉय का भला हो रहा है, सिर्फ एम्प्लॉय का इलाज होता है जी 30 रुपए में। समाज का भला नहीं हो रहा जनाब, CSR नहीं मानेंगे, नो। स्पॉन्सरशिप बेसिस पे मार्केटिंग बेनिफिट्स मिल रहे हैं। अब आपने कोई भी इवेंट कराया, ब्लड डोनेशन कैंप लगाया, उस पर बड़े बड़े ताम झाम पोस्टर लगा रखे चारों तरफ, जितने का ब्लड डोनेशन नहीं उतने की तो मार्केटिंग कर रहे हो, रिजेक्ट कर देगा आपका प्रपोजल, CSR नहीं मानेंगे। कोई भी खर्चा जो आप कर रहे हैं क्योंकि आपकी लीगल ऑब्लिगेशन है किसी लॉ के अंदर, अगर फैक्ट्रीज एक्ट कहता है कि कैंटीन होनी जरूरी है 250 वर्कर के बीच में, अगर 250 वर्कर है कैंटीन फैक्ट्री में, कैंटीन मैंडेटरी है एज पर फैक्ट्री एक्ट 1948, तो आपने अगर कैंटीन खोल दी कंपनी में फैक्ट्री के अंदर तो कोई आप सामाजिक उत्थान नहीं कर रहे हो, वो लॉ के अंदर आपकी ड्यूटी है। जो ड्यूटी आपके लॉ के अंदर बनती है वो CSR नहीं कहलाएगा, ध्यान रखना। क्या क्या नहीं आएगा CSR में? नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं आएगा CSR में, इंडिया से बाहर खर्चा करोगे नहीं आएगा, एम्प्लॉय का भला करोगे नहीं आएगा, स्पॉन्सरशिप बेसिस पे मार्केटिंग का बेनिफिट एंजॉय करोगे नहीं आएगा, लीगल ऑब्लिगेशन पे पैसा खर्च करोगे नहीं आएगा, ये सारे खर्चे CSR में नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो सर CSR में आएगा क्या जब ये सब नहीं आएगा? तो स्केड्यूल 7 में ना, ऐसा स्केड्यूल 7 पूछता लेकिन पता होना चाहिए आपको, स्केड्यूल 7 में ना एक लिस्ट दी हुई है कि CSR में क्या क्या आ सकता है, ठीक है, क्या क्या आ सकता है समझना। भुखमरी गरीबी को दूर करने के लिए काम करते हैं, CSR में आएगा। एजुकेशन प्रमोट करते हैं, CSR में आएगा। जेंडर इक्वालिटी, वुमेन को एम्पावर करते हैं, CSR में आएगा। शिशु मृत्यु दर कम करते हैं, मैटरनल, एक माता की सेहत पे ध्यान देने के लिए प्रोग्राम चलाते हैं, मेल न्यूट्रिशन ना हो, CSR में आएगा। कोई भी ऐसी बीमारी से लड़ने के लिए आप कोई प्रोग्राम चलाते हैं, CSR में आएगा। बेरोजगारी को दूर करने के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम आप करते हैं, CSR में आएगा। प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड या PM केयर्स फंड में, या कोई भी ऐसा फंड जो भारत सरकार या राज्य सरकार के द्वारा बनाया गया है, या कोई भी ऐसा फंड जो SC ST या OBC या माइनॉरिटी या विमेन के लिए बनाया गया है। 4 फंड की चर्चा हो गई, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, PM केयर फंड, या कोई भी और फंड जो भारत सरकार राज्य सरकार का बनाया हुआ है, या कोई भी ऐसा फंड जो SC ST OBC माइनॉरिटी और वुमेन के लिए बनाया गया है। अगर इसमें आप कोई भी पैसा कंट्रीब्यूट करेंगे तो CSR में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको खुद कुछ नहीं करना तो इन फंड में पैसा डोनेट कर दो, बात बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में जो भी पढ़कर आए आप, अगर R&D में कोई पैसा खर्च करते हैं कोविड-19 की वैक्सीन के लिए तो 3 साल तक CSR में आएगा, वो अपन अभी पढ़कर भी आ चुके हैं, ठीक है ना। तो CSR में क्या क्या आएगा स्केड्यूल 7 में दिया है, CSR में क्या क्या नहीं आएगा और CSR की डेफिनेशन में दिया हुआ है। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब एक बात समझिए, अब थोड़ा सा आते हैं CSR एक्सपेंडिचर पे, ठीक है। CSR एक्सपेंडिचर कितना करना है सर? CSR एक्सपेंडिचर करना है 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स। मतलब
अगर आप सीएसआर खर्चा करना चाहते हैं 2023-24 में, तो आपको पिछले 3 साल के नेट प्रॉफिट देखने होंगे, यानी कि 22-23, 21-22 और 20-21। मान लें इसका नेट प्रॉफिट है 60 करोड़ का, इसका है 40 करोड़ का, इसका है 50 करोड़ का। अगर एवरेज निकालेंगे आप तो एवरेज 50 करोड़ रुपए आएगा, एवरेज नेट प्रॉफिट। अब एवरेज नेट प्रॉफिट आ गया जी 50 करोड़ रुपए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एवरेज नेट प्रॉफिट का 2% निकालिए। अब 2% निकालिए जनाब 50 करोड़ का, तो 50 करोड़ का 2% कितना आ जाएगा? 1% तो आएगा 50 लाख, 1 करोड़ रुपए आ जाएगा। ये सीएसआर मैंडेट होगा आपका। मैं बोलता हूं सीएसआर मैंडेट। जो 2% आपने कंट्रीब्यूट करना है ना, वो करना है पिछले 3 साल के एवरेज नेट प्रॉफिट का। और एक बात ध्यान रखिए, कभी किसी साल लॉस भी हो सकता है। अगर लॉस हुआ तो लॉस को भी कंसीडर करना पड़ेगा। मान लो अगर लॉस हो गया 60 + 50, 110, 110 - 40, 70 करोड़ डिवाइड बाय 3। अगर लॉस हुआ तो लॉस कंसीडर करना पड़ेगा, ध्यान रखिए। अब बच्चे होता क्या है, आपने सीएसआर, आपका सीएसआर मैंडेट कितना हो गया? आपका सीएसआर मैंडेट हो गया जी 1 करोड़ रुपए, ठीक है जी, 1 करोड़ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुद्दा क्या है? 2 बातें। पहली बात, 1 करोड़ रुपए साल में खर्च करना है आपने, बिल्कुल खर्च करना है, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी ने खर्च कर दिया 1 करोड़ 40 लाख। अब प्रोजेक्ट चल रहा था, बोले बीच में कौन छोड़ेगा यार, बोले यार अस्पताल बन रहा है तो बनवाओ ना, क्या दिक्कत है। 1 करोड़ 40 लाख खर्च हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। खर्च करना कितना था? 1 करोड़। खर्च कितना किया? 1 करोड़ 40 लाख। कितना सरप्लस खर्च कर दिया? 40 लाख रुपए सरप्लस खर्च कर दिया मलिक। जो 40 लाख का सरप्लस खर्च किया ना बच्चे, ये 40 लाख का जो सरप्लस खर्च किया, ध्यान रखिए, ये आने वाले 3 सालों में सेट ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स यू कैन सेट ऑफ द अमाउंट। सेट ऑफ मतलब अगले साल इस 40 लाख का एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। इस साल जितना भी एक्स्ट्रा खर्च करोगे वो आने वाले 3 सालों में आप क्लेम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं कह रहा हूं 1 करोड़ खर्च करना था, आपने 10 करोड़ खर्च कर दिया, तो आने वाले 3 सालों में जो भी आपको सीएसआर खर्च करना है वो यहां से सेट ऑफ क्लेम कर लो। मतलब जो भी सरप्लस खर्च करोगे वो आगे खर्च नहीं करना पड़ेगा। 40 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्च किया, वो आगे खर्च नहीं करना पड़ेगा आने वाले 3 सालों में। 3 सालों तक ही सेट ऑफ कर पाएंगे, 3 साल के बियॉन्ड सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। तो सोच समझ के खर्च करना, ये नहीं कि 1 करोड़ का मैंडेट है 25 करोड़ रुपए एक ही साल में खर्च कर दिया। अगले साल भी 1 करोड़ का था, उसके अगले साल भी 1 करोड़, तो भैया उसके अगले साल भी 1 करोड़, तो 3 साल तक ही सेट ऑफ होगा। मतलब अगले 3 साल में 3 करोड़ हो तो 22 करोड़ तो लैप्स हो गया ना। 22 करोड़, 25 करोड़ आपने खर्च किया था, तो ऐसा होता है। तो देख समझ के खर्च करो, सेट ऑफ जो है वो 3 साल ही होगा। अच्छा, उल्टा भी तो हो सकता है यार। 1 करोड़ रुपए खर्च करना, 70 लाख रुपए खर्च किया, ठीक है। अब यार 31 मार्च तक धीरे काम कर रही है लेबर, स्कूल बनवाना है आपने। स्कूल की 2 विंग है, एक विंग बन गई है, अभी एक अधूरी अटकी है। 31 मार्च आ गया तो 30 लाख रुपए दरिया में तो नहीं फेंक दोगे ना आप। अगर 1 करोड़ रुपए खर्च करना है वाले एक, और खर्च कर रहे हैं 70 लाख रुपए, ठीक है, तो 30 लाख रुपए तो खर्च नहीं किया ना बनने। इस 30 लाख का क्या करेंगे? क्या इसे बिजनेस प्रॉफिट मान लेंगे? कुछ भी मतलब ऐसा नहीं है भाई। जो 30 लाख रुपए आपका होगा ना, आप देखिए प्रोजेक्ट कैसा है। बोले यार स्कूल बना रहे थे, एक विंग बन गई थी, दूसरी विंग अधूरी अटकी थी, लेबर धीरे धीरे काम कर रही थी, काम में मन नहीं था, अभी विंग बची हुई है। मतलब कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट कंप्लीट तो नहीं हुआ ना सर। अभी तक प्रोजेक्ट कंप्लीट तो नहीं हुआ, आधी विंग अटकी पड़ी है स्कूल की। बोले यार 9वीं तक बन गए, 10th 11th 12th की क्लासरूम बनी नहीं। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है। अगर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है और 1 करोड़ का 70 लाख ही खर्च किया इस साल, 30 लाख रुपए खर्च नहीं किया ना बच्चे, तो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के केस में ये पैसा जो 30 लाख रुपए है, ये ट्रांसफर करना पड़ेगा इनटू अ सेपरेट बैंक अकाउंट। कहां ट्रांसफर करना पड़ेगा? इनटू अ सेपरेट बैंक अकाउंट।
into a separate bank account. अगले 30 दिन में इस सेपरेट बैंक अकाउंट का नाम पता है क्या होगा? इस सेपरेट बैंक अकाउंट का नाम होगा भैया अनस्पेंड CSR अकाउंट। मान लो 1 करोड़ खर्च करना था, 70 लाख खर्च हुआ, बिल्डिंग बनके तैयार हो गई, अब 30 लाख की जरूरत ही नहीं खर्च करने की। अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है 31 मार्च तक, 31 मार्च तक आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, लेकिन 30 लाख रुपए खर्च करने थे साल में, वो आपने नहीं किए 30 लाख रुपए, तो वो 30 लाख कहां डालेंगे? वो 30 लाख सरकारी फंड में डालेंगे, जो फंड स्केड्यूल 7 में अभी मैं आपको पढ़ाकर लाया हूं। स्केड्यूल 7 में कौन सा फंड है सर? अभी आपने स्केड्यूल 7 का फंड पढ़ा है भैया। स्केड्यूल 7 में 4 तरह के फंड दिए हुए हैं। 4 तरह के फंड कौन से? या तो प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, या तो पीएम केयर्स फंड, या फंड जो भारत सरकार राज्य सरकार ने बनाया है, या कोई भी फंड SC ST OBC माइनॉरिटी वीमेन के लिए बनाया गया है। तो ये पैसा आप ये देख लें कि प्रोजेक्ट ऑनगोइंग है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट ऑनगोइंग है तो भैया अनस्पेंड ये सारे अकाउंट में डालिए और पैसा खर्च करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्रोजेक्ट ऑनगोइंग नहीं है तो आपकी बिल्डिंग कंप्लीट हो चुकी है, आप क्यों दिमाग लगा रहे? सरकारी खजाने में पैसा डाल दो 30 लाख रुपए, क्योंकि प्रोजेक्ट तो कंप्लीट हो गया ना। ठीक है, डन। अब एक बात और सुनना ध्यान से, ये जो आप निकाल रहे हैं CSR, ये 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट है ना। ठीक है, मुद्दा ये है कि नेट प्रॉफिट कंप्यूट कैसे होगा। अकाउंट्स के अंदर आप पढ़ते हैं मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, 1%, 3%, 5%, 10%, 11%, उसका सेक्शन है 197। वहां दिया हुआ है कि 197 में जो रेम्यूनरेशन कंप्यूट करेंगे वो कंप्यूट करेंगे एज पर द नेट प्रॉफिट गिवन इन सेक्शन 198। 198 का नेट प्रॉफिट मानते हैं 197 के अंदर अकाउंट्स में। यहां भी ना नेट प्रॉफिट 198 से ही उठाएंगे, तो 198 का नेट प्रॉफिट यहां भी काम आएगा। 198 का नेट प्रॉफिट 197 में रेम्यूनरेशन कंप्यूट करने के भी काम आएगा। ठीक है ना। बस एक बात ध्यान रखना, नेट प्रॉफिट कंप्यूट करते वक्त यहां 2 चीजें नहीं आएंगी। पहला, पेरिस में आपकी ब्रांच है रिलायंस की, तो यहां उसका CSR क्यों खर्च करोगे भाई? ओवरसीज ब्रांच से आया प्रॉफिट CSR की कंप्यूटेशन में प्रॉफिट नहीं माना जाएगा। अगर पेरिस में आपने पैसा कमाया है तो पेरिस की सरकार भी तो बैठी है वहां पर, वो भी तो यही बोलेगी भैया वहीं खर्चा करो, क्योंकि CSR का ऑब्जेक्टिव क्या है? जहां के रिसोर्सेज डिप्लीट कर रहे हो वहीं समाज का भला करना है। अगर पेरिस में ब्रांच बैठी और पेरिस में ही प्रॉफिट कमा रही है तो पेरिस की सरकार बोलेगी ना वहां खर्च करो पेरिस में, हम थोड़ी बोलेंगे इंडिया में खर्च कर। अरे इंडिया का तूने रिसोर्स कौन सा लिया? ना इंडिया का तूने नेचुरल रिसोर्स लिया, ना मैन पावर ली, ना कैपिटल ली, सब तो पेरिस में लेके बैठा है। तो ओवरसीज ब्रांच से आया प्रॉफिट, ओवरसीज ब्रांच से आया प्रॉफिट यहां नहीं आएगा, नेट प्रॉफिट में नहीं आएगा। ठीक है। दूसरी बात, मान लो ये टाटा स्टील है, ठीक है, ये है मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज, दोनों 135 के अंदर कवर्ड है। रिलायंस के पास टाटा स्टील के 200 करोड़ के शेयर है, ये भी CSR कर रही है, ये भी CSR कर रही है, करना ही है, लिमिट के अंदर कवर होते हैं दोनों। टाटा स्टील रिलायंस को
3 करोड़ रुपए डिविडेंड देती है 200 करोड़ के शेयर पे। 3 करोड़ का डिविडेंड मिलता है 200 करोड़ के शेयर पे, ठीक है। टाटा स्टील अपने प्रॉफिट में से 3 करोड़ का डिविडेंड आपको दे रही है। टाटा स्टील पहले ही सीएसआर पे खर्चा कर रही है। उस 3 करोड़ पे रिलायंस दोबारा सीएसआर थोड़ी खर्च करेगी यार, कास्केडिंग इफेक्ट नहीं आ जाएगा। टाटा स्टील पहले ही अपने प्रॉफिट से सीएसआर कर रही है और टाटा स्टील ने अपने प्रॉफिट में से आपको 3 करोड़ का डिविडेंड दिया। अभी उसी 3 करोड़ पे रिलायंस वापस थोड़ी सीएसआर करेगी यार। तो जब रिलायंस का प्रॉफिट कंप्यूट करेंगे ना 2% निकालने के लिए, तो वो डिविडेंड नहीं आएगा जो किसी ऐसी कंपनी से आ रहा है जो ऑलरेडी 135 को मान रही है, विच इज कंप्लाइंग विद सेक्शन 135। लॉजिक है भाई साहब, दोनों पॉइंट में लॉजिक है, दोनों पॉइंट में लॉजिक है। टाटा स्टील तो पहले ही सीएसआर कर रही है ना यार। अब टाटा स्टील अपने प्रॉफिट से पहले ही सीएसआर कर रही है, अपने प्रॉफिट का डिविडेंड आपको दिया, उसी डिविडेंड पे आप दोबारा सीएसआर थोड़ी कर दोगे। वो तो एक ही प्रॉफिट पे 2 बार सीएसआर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, कुछ कुछ पड़ा है, कुछ कुछ छूटा है, देखते हुए चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं बच्चावाड़ी। नेट प्रॉफिट निकाल लिया अपन ने। नेट प्रॉफिट 198 में 2 चीजें नहीं आएंगी, ओवरसीज ब्रांच का प्रॉफिट, डिविडेंड किसी ऐसी कंपनी से जो 135 को मान रही है। तो नेट प्रॉफिट डेफिनेशन डन हो गई। चलो जी डन। और क्या डन हो गया सर? और डन हो गया है भैया, हाँ, कोई भी एक्सेस खर्चा किया तो आने वाले 3 फाइनेंशियल ईयर में सेट ऑफ कर सकते हो, इमीडिएटली सक्सीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। ठीक है भैया, अब बताइए। हाँ 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 हाँ, अगर कोई भी पैसा बच गया तो वो बिजनेस प्रॉफिट का पार्ट नहीं बनेगा। वो एग्जांपल जो मैंने आपको दिया 70 लाख 30 लाख वाला, अगर आपका ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है ना मालिक, तो अनस्पेंड सीएसआर अकाउंट में जाएगा, ठीक है। और अगर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट नहीं है तो स्केड्यूल 7 वाले फंड में जाएगा। वो आपको देखना पड़ेगा कौन सा प्रोजेक्ट है आपका, वो अपन ने पढ़ लिया यहाँ पे। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट होगा तो अनस्पेंड सीएसआर में, नहीं तो फिर फंड में जाएगा स्केड्यूल 7 वाले, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट? भैया कोई भी प्रोजेक्ट जो 1 साल से ऊपर का है उसे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट मानेंगे। कितने साल तक चलेगा? ऑनगोइंग प्रोजेक्ट मैक्सिमम जाएगा भैया 3 साल तक, एक्सक्लूडिंग द फाइनेंशियल ईयर इन विच इट वॉज स्टार्टेड। मतलब मान लो कोई प्रोजेक्ट आपने शुरू किया भैया 22-23 में, 1 जुलाई 2022 को, तो 22-23 में शुरू किया है, तो अगले 3 फाइनेंशियल ईयर 23-24, 24-25, 25-26 तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए, कंप्लीट। तो मैक्सिमम जो लाइफ है ऑनगोइंग प्रोजेक्ट की वो है 3 साल। सर ऐसा भी तो हो सकता है यार कि अपन ने शुरू तो 1 साल के हिसाब से किया था, लेकिन बीच में कोविड आ गया, लेबर काम करने नहीं आ रही, कुछ भी कहानी है, तो रीजन बहुत सारे हैं जमाने में। शुरू तो 1 साल के हिसाब से किया था, लेकिन डिले होता गया, तो बाद में बढ़ा दिया, ऑनगोइंग कर दिया। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट 2 हैं, या तो जो स्टार्टिंग से ही 1 साल से ऊपर है, या फिर वो प्रोजेक्ट इंक्लूड सच प्रोजेक्ट जो इनिशियली तो मल्टी ईयर नहीं थे, लेकिन ड्यूरेशन बाद में बढ़ गई 1 साल के ऊपर, तो दोनों ऑनगोइंग कहलाएंगे। जो स्टार्टिंग से ही मल्टी ईयर है या जो बाद में मल्टी ईयर बने, कितने भी मल्टी ईयर हो, 3 साल से ऊपर का ऑनगोइंग प्रोजेक्ट नहीं जाएगा, ध्यान रखना। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ये तो अपन ने डेफिनेशन के अंदर ही पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, चलो 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 चलो, 1-2 पॉइंट आपको और पढ़ाने हैं, ठीक है। ये 3 पॉइंट बेसिकली बताता हूं।
Hyundai Hyundai मोटर्स इंडिया लिमिटेड, साल भर का नेट प्रॉफिट मान लो 800 करोड़, सीएसआर करना है क्या? करना पड़ेगा सर। 5 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, सीएसआर तो करना ही पड़ेगा 5 करोड़ पे ही। इनकी सब्सिडी इनकी होल्डिंग कंपनी बैठी है Hyundai मान लो लिमिटेड, साउथ कोरिया में, ठीक है, फॉरेन होल्डिंग। इंडियन सब्सिडरी, ठीक है। जो Hyundai की पेरेंट कंपनी है ना, जो बैठी है कोरिया में, इसने एक हॉस्पिटल खोला, फ्री इलाज होता है यहां पे गुड़गांव में, फ्री हॉस्पिटल खोला 400 करोड़ में। फॉरेन होल्डिंग को इंडिया में सीएसआर करने की जरूरत नहीं है, नहीं है भाई। आप तो बने ही साउथ कोरिया में, आप क्यों करोगे सीएसआर? लेकिन कई बार करते हैं ब्रांडिंग के चलते। अगर फॉरेन होल्डिंग ने इंडिया में सीएसआर खर्च किया, फॉरेन होल्डिंग ने इंडिया में, तो वो इंडियन सब्सिडरी का डीम्ड सीएसआर होगा। हो रहा है पॉइंट क्लियर? अगर फॉरेन होल्डिंग ने इंडिया में सीएसआर खर्च किया फॉरेन होल्डिंग ने, तो वो इंडियन सब्सिडरी का डीम्ड सीएसआर होगा, इंडियन सब्सिडरी का डीम्ड सीएसआर होगा। क्योंकि फॉरेन होल्डिंग को तो खर्च करना ही नहीं है ना यार, फिर भी खर्च कर रही है, तो इंडियन सब्सिडरी का डीम्ड सीएसआर हो गया ना मालिक। एक और बात, मान लो कंपनी है एयरटेल, ये कहती है हम पेड़ पौधे लगाएंगे। लगाओ भैया, किसने मना किया है? इन्होंने 500 वॉलेंटियर हायर किए और कहते हैं 500 वॉलेंटियर काम करेंगे अगले 40 दिन, एक वॉलेंटियर को दिन का देंगे 400 रुपए, ठीक है। अब आते हैं एम्प्लॉय। इन्होंने 300 एम्प्लॉय से बोला जिनकी सैलरी है 24,000 रुपए महीने की, ठीक है, कि भैया आपको हर 2 दिन में 2 घंटे पेड़ पौधे लगाने हैं, 2 घंटे पेड़ पौधे लगाने हैं। एक बात बताइए, 24,000 महीने की सैलरी है, अगर 24,000 से दिन की सैलरी निकालें तो एक दिन का कितना आ गया? 800 रुपए। मान लो 8 घंटे काम करते हैं तो 1 घंटे का आ गया 100 रुपए पर आवर। अगर 2 घंटे रोज काम करते हैं तो 100 रुपए का आवर का रेट हो गया इनका, तो 200 रुपए हो गया भैया पर डे का। 300 एम्प्लॉय अगले 40 दिन तक काम कर रहे हैं, तो वॉलेंटियर पे कितना खर्च किया? वॉलेंटियर पे खर्च किया 500 वॉलेंटियर 40 दिन, 400 रुपए एक बंदे का। और एम्प्लॉय पे कितना खर्च किया? 300 एम्प्लॉय हर दिन 2 घंटे काम करेंगे और आर का रेट हो गया 100 रुपए, ठीक है, मतलब 200 रुपए बोल लो या 2 घंटे एक ही बात है, और 40 दिन काम करेंगे। तो एक बात बताओ, कितना अमाउंट आया? ये बताओ, वॉलंटियर कितना आया और एम्प्लॉय कितना आया? वॉलंटियर कितना, एम्प्लॉय कितना? जल्दी जल्दी बोलो। वॉलंटियर का आएगा आपका, ये हो गया भैया 504, 2000, 20,000, 20,000, 80,000, 80,000, 8 लाख, 80 लाख हो गए मेरे ख्याल। इसका कितना आ जाएगा? 200, 200, 200 और 2, 600, 6,000, 60,000, 60,000, 60,000, 6 लाख, 24 लाख। ऐसा ही है क्या? जब आप सीएसआर कॉस्ट निकालने बैठेंगे ना, तो 1 करोड़ 4 लाख आपकी सीएसआर कॉस्ट होगी। वॉलंटियर को जो पैसा दिया है वो तो पूरा सीएसआर में आ गया। अगर एम्प्लॉय ने प्रपोर्शनेटली कुछ घंटे सीएसआर में काम किया है तो उसका प्रपोर्शनेट कैलकुलेशन करेंगे, पूरी की पूरी सैलरी सीएसआर कॉस्ट में नहीं डालेंगे, प्रपोर्शनेटली कैलकुलेशन करना है। प्रपोर्शनेटली कैलकुलेशन करेंगे तो 24 लाख रुपए जो होगा ना बच्चे, ये सीएसआर में आ जाएगा, और इसका पूरा का पूरा 80 लाख रुपए सीएसआर में आ जाएगा। तो मैंने आपको एग्जांपल में पहले ही समझा दिया कि अगर ऐसा होता है 2 घंटे एम्प्लॉय काम करता है सीएसआर में, तो प्रपोर्शनेट कैलकुलेशन करना
कैसे? जितने घंटे वो कंट्रीब्यूट कर रहा है उसके हिसाब से। ठीक है, ये हो गया जी, बहुत बढ़िया। ये पढ़ो जरा एक बार फटाफट से। सैलरीज पेड बाय द कंपनी टू रेगुलर सीएसआर स्टाफ एज वेल एज टू वॉलंटियर in proportion to company's time hours spent specifically on CSR can be factored as CSR cost। ठीक है ना, जितने भी घंटे आप CSR प्रोजेक्ट में काम करोगे कंपैरेटिवली कंप्यूटेशन करके उसके हिसाब से कॉस्ट बनती है वो CSR कॉस्ट मान लेंगे। और ये मैंने आपको बताया कि फॉरेन होल्डिंग का CSR खर्च करना इंडियन सब्सिडरी के लिए डीम्ड CSR होगा, इंडियन सब्सिडरी का डीम्ड CSR होगा। अब आते हैं इनडायरेक्ट चैनल पे, क्या कहता है देखिए। कह रहा है यार कंपनी ने CSR करना है ना, दो तरीके हैं, या तो कंपनी खुद ही कर ले CSR खर्चा, या किसी सोसाइटी, ट्रस्ट या किसी सेक्शन 8 कंपनी के थ्रू करवाए। या तो कंपनी CSR खर्चा खुद ही करे या किसी सोसाइटी, ट्रस्ट या सेक्शन 8 कंपनी से करवाए। अब ये सोसाइटी, ट्रस्ट या सेक्शन 8 कंपनी या तो सरकारी होगी या गैर सरकारी, प्राइवेट। बस एक बात ध्यान रखना, अगर ये संस्था प्राइवेट है ना तो कम से कम 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए सिमिलर एक्टिविटी कैरी करने पर। मतलब अगर मान लो केरला में बाढ़ आ गई और आपने बोला भैया बीइंग ह्यूमन को, बीइंग ह्यूमन भाई की संस्था है, बीइंग ह्यूमन को कि भैया आपको यहां पे वहां पे जाके राहत सामग्री पहुंचानी है। अब राहत सामग्री पहुंचानी है बीइंग ह्यूमन केरला में, तो बीइंग ह्यूमन तो प्राइवेट संस्था है। अब प्राइवेट संस्था है, नॉन गवर्नमेंट प्राइवेट संस्था है, तो बीइंग ह्यूमन को आप पैसे तभी दे पाएंगे जब बीइंग ह्यूमन ने पिछले 3 साल में डिजास्टर मैनेजमेंट का ये काम किया होगा। प्राइवेट संस्था को पैसा तभी दे पाओगे CSR का जब उसका ट्रैक रिकॉर्ड होगा पिछले 3 साल में सिमिलर एक्टिविटीज कैरी करने का। उसने पहले भी राहत सामग्रियां पहुंचाई होंगी, अगर पहुंचाई है तो आप उसको पैसा दे सकते हैं। तो 3 साल का जो ट्रैक रिकॉर्ड वाला फंडा है ना, ये गवर्नमेंट पे नहीं लगता है, नॉन गवर्नमेंट पे लगता है, प्राइवेट पे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चा पाड़ी, है ना। तो कोई भी कंपनी, सेक्शन 8, ट्रस्ट, सोसाइटी, ठीक है, डोनेट कर सकते किसी को पैसा, लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए पिछले 3 साल में सिमिलर एक्टिविटीज कैरी करने का। डन 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 डन। अब तो छोटे मोटे पॉइंट्स बचे हैं। सर ऐसा कर सकते हैं क्या, मान लो कुछ लोग हैं जिनके पास अपने घर और मकान नहीं है, कंपनी ने क्या किया, उनके लिए एक अपार्टमेंट खरीद दिया, आशियाना, और बोले आप लोग इसमें रहो। वो अपार्टमेंट बना या खरीदा कंपनी ने 40 करोड़ में। CSR खर्चा मानेंगे क्या? मानेंगे ना सर। कैपिटल एसेट में किया कोई भी खर्चा CSR माना जाएगा, चाहे कंपनी ने बनाया हो या कंपनी ने खरीदा हो। अब मुद्दा यह है कि वो बिल्डिंग किसके पोजीशन में होगी। या तो पोजीशन होगी वो लोग जो वहां रह रहे हैं, जो बेघर थे, जिनके पास अपना मकान नहीं था, उन्हीं के पास कंट्रोल रहेगा, बेनिफिशियरीज। या ऐसा भी हो सकता है कि आप एक NGO बना दें उनके लिए, आशियाना फाउंडेशन, तो जो कंट्रोल है वो आशियाना फाउंडेशन के पास भी हो सकता है। जिसके पास भी होगा उसके पास अपना CSR रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। तो आप आशियाना बनाइए, आशियाना के जो रहवासी हैं उनके पास उसकी पोजीशन होगी, नहीं तो आशियाना फाउंडेशन बनाइए एक संस्था, उसके पास उसकी पोजीशन होगी, लेकिन उस संस्था के पास CSR रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। अब ये रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे मिलता है मालिक? अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए ना CSR का, मैंडेटरी है। कोई भी संस्था, मान लो आप बीइंग ह्यूमन को भी पैसे दे रहे हो ना कि भाई तू जा राहत सामग्री पहुंचा दे, तो इस संस्था के पास CSR रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। कोई भी संस्था जो आज की डेट में CSR वाला काम कर रही है उसके पास ये नंबर होना चाहिए।
वो नंबर मिलेगा कैसे? एक फॉर्म फाइल करना पड़ेगा CSR1 रजिस्ट्रार के पास। जैसे ही आप फाइल करेंगे ना, ऑटोमेटिकली एक यूनिक CSR रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। सर फाइल कैसे होगा? ऑनलाइन होगा, साइन वगैरह सब ऑनलाइन, टोटल ऑनलाइन। CSR1 सबमिट भी इलेक्ट्रॉनिकली होगा, साइन भी डिजिटल सिग्नेचर, साथ में वेरीफाई करेगा CA/CMA इन प्रैक्टिस। ऑनलाइन फाइल करो, ऑनलाइन अटेस्ट करवाओ, ऑनलाइन ही आपको तुरंत नंबर मिल जाएगा, CSR रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है ना? चलो जी, बढ़िया 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 बढ़िया। लगभग चीजें हो चुकी हैं खत्म, एक आध दो चीज बाकी हैं बस। ठीक है, क्या बाकी है ये देख लेते हैं। अच्छा ये भी तो है, कोई दिक्कत नहीं है। चुरू चुरू चुरू, हाँ ये है नीड एंड इम्पैक्ट असेसमेंट। आपने CSR किया, मान लो स्कूल खोला, क्या जरूरत थी वहां स्कूल की और क्या इम्पैक्ट आया है समाज में? पता चला वहां पहले से 25 स्कूल है, अस्पताल की जरूरत है, आपने फिर 26वां स्कूल खोल दिया। जरूरत नहीं थी ना साहब, जरूरत नहीं थी। इसीलिए नीड एंड इम्पैक्ट असेसमेंट करवाना पड़ेगा उस हर एक कंपनी को जिसका पिछले 3 साल में एवरेज CSR मैंडेट 10 करोड़ का होगा। हर कंपनी को नहीं कराना, यह असेसमेंट करवाना है उसी कंपनी को जिसका पिछले 3 साल में एवरेज CSR मैंडेट कितना होगा? 10 करोड़ रुपए एवरेज। एवरेज अब मान लो एक कंपनी है, पिछले 3 साल में 12 करोड़, 8 करोड़ और 9 करोड़ रुपए CSR मैंडेट है। 12, 8, 20 और 29, 29 डिवाइड बाय 3, 10 करोड़ आ रहा है क्या? नहीं आ रहा ना। इसको CSR का इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं करवाना, हम बोलते हैं नीड एंड इम्पैक्ट असेसमेंट, निया, नीड एंड इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं करवाना। मान लो अगर यही अगर इनका CSR मैंडेट हो 12 करोड़, 11 करोड़ और 10 करोड़, तो 11, 9, 20 और 32, ये मान लो ये भी हो गया 10 करोड़, तो 11, 33 करोड़, 33 करोड़ का एवरेज निकालिए तो कितना है? 11 करोड़ रुपए। इसको निया करवाना पड़ेगा। निया मतलब नीड एंड इम्पैक्ट असेसमेंट। लेकिन हर प्रोजेक्ट का निया नहीं करवाएंगे, ये खेल है भाई साहब इस पॉइंट में। उसी प्रोजेक्ट का निया करवाएंगे जिसमें कैश आउटले होगा 1 करोड़ का। मतलब मान लो इनका पिछले 3 साल का एवरेज CSR है 11 करोड़, ठीक है, CSR मैंडेट 11 करोड़ है, ठीक है। अब अगर इस साल की बात करते हैं तो इस साल इनको खर्च करना है 15 करोड़ रुपए, ठीक है। 15 करोड़ में प्रोजेक्ट 1 में खर्च करना है 8 करोड़, प्रोजेक्ट 2 में खर्च करना है 60 लाख, प्रोजेक्ट 3 में खर्च करना है 40 लाख रुपए, प्रोजेक्ट 4 में इनको खर्च करना है 1 करोड़, 9 करोड़ और 6 करोड़ रुपए। आपका पिछले 3 साल में एवरेज 10 करोड़ है, आपको निया करवाना पड़ेगा। लेकिन निया करवाएंगे उसी प्रोजेक्ट का जिसका कैश आउटले 1 करोड़ का है। 1 करोड़ का मतलब अगर आप ध्यान से देखिए तो प्रोजेक्ट 1 में 8 करोड़ लग रहा है, प्रोजेक्ट 4 में 6 करोड़, इन दोनों का निया होगा। लेकिन प्रोजेक्ट 2 और प्रोजेक्ट 3 को ध्यान से देखिए तो प्रोजेक्ट 2 में कितना है? प्रोजेक्ट 2 में बच्चा पार्टी 60 लाख रुपए खर्च हो रहा है और प्रोजेक्ट 3 में 40 लाख रुपए, इसका निया नहीं होगा। समझ रहे हैं निया का मतलब क्या है? सबसे पहले देखो पिछले 3 साल का CSR मैंडेट कितना है, 10 करोड़ तो निया करवाना पड़ेगा। लेकिन निया हर प्रोजेक्ट का नहीं होगा, निया होगा उसी प्रोजेक्ट का जिसमें कैश आउटले 1 करोड़ का है। अब 4 प्रोजेक्ट है तो पहले में 8 करोड़ का, दूसरे में 60 लाख, तीसरे में 40 और चौथे में 6 करोड़, इन दोनों का निया होगा, बाकी दोनों का निया नहीं होगा। ठीक है, CSR को एक लेक्चर में समेटना भी भाई साहब अपने आप में बहुत लेंदी है यार।
ठीक है। पिछले 3 साल में 10 करोड़ का CSR। दूसरी बात, उसी का निया होगा जिसका जिसका 1 करोड़ का कैश आउटले है। CSR प्रोजेक्ट हैविंग आउटले ऑफ 1 CR। तो निया करेगा कौन? निया करेगी कोई भी इंडिपेंडेंट एजेंसी, बाहर की कोई एजेंसी करेगी, मतलब कंपनी के बाहर की। कंपनी क्या करती, बदमाशियां करती भाई साहब, बहुत। क्या करेगी, निया वाली एजेंसी को पता चला CSR मैंडेट है 10 करोड़ का, ठीक है, 12 करोड़ मान लो CSR मैंडेट है, ठीक है। निया वाली एजेंसी को बोलेगी अरे 6 करोड़ रुपए तेरी फीस। बोलेगा मेरी फीस तो 5 लाख है। एजेंसी बोलेगी बाकी मुझे देना कैश में, तुझे मैं और 5% कमीशन दूंगा। कंपनी ही तो करती है, बेबुनियाद के खर्चे बना के दिखा रही है। सरकार ने पहले ही बोल दिया, अगर आप असेसमेंट करवाते हैं तो एजेंसी से करवाएंगे। एजेंसी को मैक्सिमम फीस कितनी दे सकते हैं? 5% ऑफ टोटल CSR या 50 लाख रुपए, विच एवर इज लोअर। इससे ऊपर की फीस नहीं दोगे आप। 5% ऑफ टोटल CSR एक्सपेंडिचर या 50 लाख, विच एवर इज लोअर, इससे ऊपर का नहीं दोगे। इन्होंने एक पॉइंट और डाला हुआ है, कहते हैं भैया एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। अब CSR खर्चा करोगे तो CSR कमेटी होगी, CSR कमेटी के बैठने के लिए कोई जगह होगी, बिजली पानी के खर्चे होंगे, कुछ सैलरियां भी दोगे उनको जो वहां पे वर्कर काम करेंगे। लड़का काम कर रहा हो छोटू, उसकी भी सैलरी होगी। वो सैलरी, वो बिजली पानी के खर्चे, वो किराया, वो स्टेशनरी के खर्चे, इससे समाज का भला तो नहीं हो रहा है ना। इसे बोलेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। इस पे भी लिमिट है 5% की। टोटल CSR का 5% से ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड पे खर्च नहीं कर सकते। पता चला CSR मैंडेट है 100 करोड़ का और बोले 25 करोड़ रुपए तो हमने एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड पे फूक दिया। बोले ऐसे कौन से स्टेशनरी लेके आ रहे हो बाजार से यार कि 25 करोड़ रुपए साल में एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड पे खर्च कर दिया। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का मतलब है वो कोई भी खर्चा जो डायरेक्टली CSR से संबंधित नहीं है, प्रोजेक्ट से, प्रोग्राम से डायरेक्टली। तो निया के असेसमेंट पे 5% की लिमिट है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड पे 5% की लिमिट है। क्या हाल है तनिया, बिकी नहीं क्या आज पूरी धनिया? ठीक है ना भाई। चलिए, तो निया भी हो गया। अच्छा, एक पॉइंट और बताना था आपको, बस खत्म ही हो गया सब, कहानी और बचा क्या है। CSR कमेटी हर कंपनी को बनानी है 500, 1000। लेकिन अगर आपका CSR मैंडेट 50 लाख से कम है ना, आपको CSR कमेटी नहीं बनानी, एग्जेम्प्टेड है। अगर CSR मैंडेट आपका 50 लाख से कम है तो CSR कमेटी नहीं बनानी। CSR मैंडेट समझ गए ना, 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट, 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स। ठीक है ना। तो 50 लाख से कम का अगर मैंडेट है तो फिर आपको CSR कमेटी नहीं बनानी। चलो जी, हो गई कहानी डन। अब क्या बचा है जी? कुछ नहीं बचा, अब सारी कहानी हो चुकी है डन। CSR रिपोर्ट बनेगी। CSR रिपोर्ट अगर इंडियन कंपनी है तो बोर्ड रिपोर्ट के साथ जाएगी, और अगर फॉरेन कंपनी है तो बैलेंस शीट के साथ CSR रिपोर्ट जाएगी। एनुअल CSR रिपोर्ट बनानी मैंडेटरी है, एनुअल। अगर इंडियन कंपनी है तो बोर्ड रिपोर्ट के साथ, फॉरेन कंपनी तो बैलेंस शीट के साथ जाएगी। और CSR पॉलिसी को बोर्ड रिपोर्ट में भी पोस्ट करिए और वेबसाइट के अंदर भी पोस्ट करिए। ये CSR पॉलिसी है, ये CSR रिपोर्टिंग है। ठीक है, ये चिल्लर पॉइंट है, चिल्लर। हाथी निकल गया, पूंछ बाकी है बस। ठीक है, एक पॉइंट और क्या था, मैं बता रहा था आपको। हाँ, ये
सर सीएसआर कमेटी का काम क्या है? सीएसआर पॉलिसी को बनाना, ठीक है, रेकमेंड करना कितना खर्चा होगा, और एनुअल एक्शन प्लान बनाना। तीन बातें, सीएसआर पॉलिसी बनाना, रेकमेंड करना कितना पैसा खर्च होना चाहिए सीएसआर में, और एनुअल एक्शन प्लान बनाना। ये एनुअल एक्शन प्लान क्या है सर? एनुअल एक्शन प्लान बनाएंगे साल भर में क्या क्या सीएसआर करने वाले हैं आप, जैसे कि कौन कौन से सीएसआर प्रोजेक्ट साल भर चलेंगे, किस तरीके से उसे एग्जीक्यूट करेंगे, मतलब टाइमिंग वगैरह भी, कि अगर आप स्कूल बना रहे हैं तो आप बताइए पहले 6 महीने में प्राइमरी स्कूल बनके तैयार हो जाएगा, उसके अगले 3 महीने में जो सेकेंड विंग होगी 6 से 8 तक के बच्चों की वो तैयार होगी, और पहले 6 महीने में हम 40 लाख रुपए खर्च करेंगे। पूरा प्लान बना के रखना पड़ेगा, कौन कौन से प्रोजेक्ट प्रोग्राम हैं, किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे, कब कब कौन कौन सा काम होगा, कितना कितना पैसा कब कब खर्च होगा, और अगर जो हम काम कर रहे हैं उसकी मॉनिटरिंग कैसे होगी। और अभी आप पढ़कर आ रहे हो नीड और इम्पैक्ट असेसमेंट, ये भी आपने पढ़ा है, ठीक है ना। तो निया करवाना जरूरी है हर कंपनी को, जिसका पिछले 3 साल में एवरेज सीएसआर 10 करोड़ का है। निया होगा उसी प्रोजेक्ट का जिसमें आउटले 1 करोड़ रुपए का। तो एनुअल एक्शन प्लान में 5 चीजें आएंगी, कौन सा प्रोजेक्ट प्रोग्राम है, किस तरीके से एग्जीक्यूट करोगे, फंड को यूटिलाइज कब करेंगे, हाँ प्रोजेक्ट कब कब कैसे कैसे होगा, मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग मैकेनिज्म, और नीड एंड इम्पैक्ट असेसमेंट। ये आ जाएगा आपके एनुअल एक्शन प्लान के अंदर। कोई बात नहीं बेटे, कल आते हैं, बस बचा ही क्या है। लो जी भैया, हो गया ये, अब मजे करो जीवन संसार में, और रखा भी क्या है इसके सिवा, ठीक है। डन हो गई जी कहानी सारी की सारी। ये तो चिल्लर है, कंपनी चाहे तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेट कर सकती है, यूनाइटेड नेशंस, यूनिसेफ, ठीक है ना, ताकि वो रिकमेंड करे कहाँ सीएसआर खर्च करना चाहिए। और अगर 2 कंपनियां चाहें, 2 कंपनियां, तो मिलकर भी सीएसआर प्रोजेक्ट ला सकती हैं। बस एक काम करना, मान लो अदानी इंटरप्राइज और रिलायंस मिलकर एक हॉस्पिटल बनाते हैं वर्ल्ड क्लास सीएसआर के लिए, तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना पता होना चाहिए अदानी इंटरप्राइज ने कितना खर्च किया, रिलायंस ने कितना खर्च किया। क्योंकि अदानी इंटरप्राइज अपनी रिपोर्ट में बताएगा मैंने 40 करोड़ खर्च किया, रिलायंस बोलेगा मैंने 60 करोड़ खर्च किया। आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है, मिलके काम, बस सेपरेट रिपोर्टिंग होनी जरूरी है। अगर सेपरेट रिपोर्टिंग हो रही है कंपनियों की तो कोई दिक्कत नहीं है, साथ मिलकर भी सीएसआर कर सकते हैं। सीएसआर पॉलिसी तो मैंने आपको बता ही दिया नीचे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सीएसआर पॉलिसी एज पर शेड्यूल 7 वो आपको मैंने बता दिया। चलिए डन। सो वी आर फाइनली डन विद द सीएसआर पार्ट। अकाउंट्स ऑफ कंपनीज कंप्लीट बच्चावाड़ी। लॉ में अगले मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ऑडिटर वाला चैप्टर होगा, ठीक है। वी आर डन विद द अकाउंट ऑफ कंपनी, तो अगले 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 वीक में आपका खत्म हो जाएगा क्या, कंपनी लॉ, ठीक है ना। तो मजे करो जीवन संसार में, उसके सिवा रखा भी क्या है। मुझे दीजिए आज्ञा, आप पढ़ाई करिए, आपसे शीघ्र ही मुलाकात होगी। आज कोई टेस्ट नहीं है, कल होगा तो बता दूंगा, ठीक है। और जयपुर वालों 9:45 बजे आ जाओ, जयपुर की बात करेंगे 5-10 मिनट के लिए। बस 2 दिन बाकी हैं जयपुर आने में। हाँ हाँ, कुछ बढ़िया सा लेकर आना, ठीक है। ये भी ठीक, समिट ही गया सीएसआर 52-53 मिनट में। बॉय